गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था भाई? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले थे। अब देखा जाए तो आज के दिन पूरे मार्केट आपको अंडर प्रेशर देखने को मिली थी, बट काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी है जो कि रिजल्ट आने से पहले अगर अंडर प्रेशर देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस कंपनी से कुछ खास उम्मीद लगाकर नहीं चल रही है। और सेम चीज़ आप बोल सकते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स में देखने को मिला। अर्निंग्स आने से पहले इसमें आपको प्रेशर देखने को मिली। अब इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स तो आ चुके हैं, उसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अर्निंग्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छी हैं, ख़राब है, या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं कि मैज़गॉन से उम्मीद क्या लगाकर मार्केट चल रही थी। तो मार्केट की उम्मीद थी दोस्तों 2828 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, और अगर हम बात करें मैज़गॉन के रेवेन्यू के बारे में तो इस कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में वो 2800 करोड़ तो नहीं 2625 करोड़ रिपोर्ट होती हुई दिखी। यानी कि बोल सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से कम देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के इबिट्टा के बारे में तो इबिट्टा कितना रिपोर्ट हुआ है भाई? रिपोर्ट हुआ है 566 करोड़। ठीक है, और मार्केट क्या उम्मीद कर रही थी? तो मार्केट उम्मीद कर रही थी 616 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम इबिट्टा भी कंपनी का देखने को मिला। मार्जिन तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से सीधा हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 695 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का आ सकता है। कंपनी प्रॉफिट फॉर द पीरियड में क्या रिपोर्ट की? तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का रिपोर्ट हुआ है 419 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कंपनी का रेवेन्यू भी मिस किया, एबिट्टा भी मिस किया, और बोल सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मिस किया। अब इतने सारे एस्टिमेट जब किसी कंपनी के मिस होते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वो कंपनी को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखते हैं कि कल के दिन आपको मैज़गॉन में कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है मार्केट का। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई है सीखने के लिए, तो आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था, और स्प्लिट का प्रपोजल कंपनी का अप्रूव हो चुका है, और 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है पहली बार। यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप BEML के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप शेयर होल्डर हैं इस चीज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हो, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो कल के दिन दोस्तों ये कंपनी के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। आप Q1 भी बोल सकते हो और Q2 भी बोल सकते हो, क्योंकि VBL के जो नंबर्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। तो आप Q2 भी बोलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखो दोस्तों इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमेशा ड्यूरिंग द मार्केट ही आ जाता है। तो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशंस का डेटा है वो मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, ताकि कल के दिन जब आप अर्निंग्स इस कंपनी का देखो तो अर्निंग्स देखते ही आपको समझ आ जाए ये अर्निंग्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझ लो कि VBL के जब भी क्वार्टरली रिजल्ट को आप देखोगे,
चाहे अभी का देखो, 1 साल पहले का देखो, 2 साल पहले का देखो या 3 साल पहले का देखो, हर बार कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिलता है। आप देख लो लास्ट डेटा कहाँ तक का है, 2022 का है, Q4 का, जहाँ पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की ग्रोथ दिखाई थी। उसके अगले क्वार्टर में 102% का ग्रोथ था। और लगातार देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाया है, एक बार भी कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट नहीं की है। और पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी का जो वैल्यूएशन आप टूटते हुए दिख रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी से डी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब एग्जैक्ट कंपनी के नंबर हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सो देखो दोस्तों, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी के रेवेन्यू से इस Q1 में वो 7,123 करोड़ का है। इसको Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस सीजन वाइज हमें देखने को मिलता है अच्छा और ख़राब। इस वजह से हमेशा नंबर को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना। तो 7,123 करोड़ का जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस मार्केट की है, उसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के रेवेन्यू से, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि मार्केट रेवेन्यू में गिरावट उम्मीद लगाकर चल रही है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है तो यही रिपोर्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है अकॉर्डिंग टू करेंट सिचुएशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, और एक्सपेक्टेशंस को अगर इस कंपनी ने बीट कर दिया या फिर मिस कर दिया तब हैरान होने की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो रेवेन्यू की क्या एक्सपेक्टेशन है, 7,123 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो कम है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में 731 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, और पिछले साल के Q1 में 1262 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था। और इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है 1138 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जिसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर कट डी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल रही है मार्केट का। अब ये जो सारी डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये डेटा आपको मनी कंट्रोल के साइट में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन का डेटा है, मनी कंट्रोल में जाकर ये सारी चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों सिंपल सा बात यहाँ पर यही है कि मार्केट इस बार डी ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल रही है। अब देखते हैं कि कल के दिन जो वीबल के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहते हैं, या फिर उससे कम रहते हैं, या फिर उससे ज़्यादा रहते हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन वीबल का नंबर को। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, क्योंकि आज के दिन जितनी भी आईटी कंपनी है वो सभी प्रेशर में दिख रही थी। अब उसके रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट उससे पहले इन्फोसिस से रिलेटेड एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस ने दोस्तों बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है RWE के साथ। अब ये जो कंपनी है RWE, ये जर्मन मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी है। अब इसके साथ इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है, आप उसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अपनी सर्विसेज इन्फोसिस जो है वो प्रोवाइड करने वाली है इस कंपनी को। तो ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और 12 साल से भी ऊपर का आपको ये ट्रस्ट देखने को मिलता है इन दोनों बीच का, मतलब इन दो कंपनी के बीच का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि प्रेशर वाली बात चल रही थी। सो देखो आज के दिन अगर इन्फोसिस को देखोगे, विप्रो को देखोगे और बाकी की आईटी कंपनीज़ को देखोगे, तो उसमें आपको 3% तक का गिरावट देखने को मिल रहा था। मतलब कुछ कंपनी में कम थी तो कुछ कंपनी में ज़्यादा थी, बट मैक्सिमम गिरावट कितना था, 3% तक। ठीक है, अब क्यों था भाई ऐसा, क्योंकि एक सेक्टर में स्लोडाउन का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी TCS ने दोस्तों एक कंसर्न क्रिएट कर दिया है, एक मेजर जॉब कट करके 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को TCS ने हटा दिया है अपनी कंपनी से। अब ऐसा क्यों करती है कंपनी, ताकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसको कंपनी कम कर सके। और एक्सपेंस को कंपनी कब कम करती है, जब उनको प्रॉफिट जनरेट करने में स्ट्रगल होता है या फिर प्रॉफिट को ग्रो करने में स्ट्रगल होता है। तो ये एक बोल सकते हैं इंडिकेशन रहता है एक सेक्टर के स्लोडाउन का। बट दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो IT सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर आप केमिकल सेक्टर ले सकते हैं, हर सेक्टर का एक स्पेसिफिक टाइम हमें देखने को मिलता है। अगर कोविड के टाइम देखोगे तो IT सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, और कोविड के टाइम पे देखोगे तो केमिकल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। बट अभी देखोगे तो सिचुएशंस एकदम डिफरेंट है। IT सेक्टर, केमिकल सेक्टर दोनों रेवेन्यू प्रॉफिट को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रही है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छा करता हुआ दिख रहा है, और वही 2022 में देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ख़राब करता हुआ दिखता था। तो एक साइकिल है, उस साइकिल में कभी IT सेक्टर अच्छा करता है तो कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा करता है। तो हर सेक्टर का एक प्रॉपर टाइम होता है, तो कभी भी एक सेक्टर ख़राब नहीं होता अगर वो बड़ा है तो। लाइक IT बैंक की अगर हम बात करें, ऐसा सेक्टर
बट जब ये ऐसे सिनेरियोज होती हैं तो किसी एक कंपनी को प्रॉब्लम नहीं, उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज होती हैं सभी के सभी कंपनी प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो अभी जो कंसर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पर टीसीएस के एक मैसिव जॉब कट को लेकर, उस वजह से इन्फोसिस विप्रो के जो आने वाले अर्निंग्स रहेंगे उस पर ये जो जॉब कट का नंबर है वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे आप एक बार डीप रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।